स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दो मेन कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम उसकी नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, मतलब कि जो स्पीसीज़ है उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसमें मुख्यतः नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स उदाहरण हैं। जबकि एक्सिटू कंजर्वेशन में कंजर्वेशन जो संरक्षण है प्रजातियों का अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनके प्राकृतिक आवास के बाहर हम उनका संरक्षण करते हैं। जैसे कि जो जूस हो गए हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए हैं, सीड बैंक्स हैं, इस प्रकार से इनके उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। This is the conservation of genetic resources through their maintenance within natural or even human-made ecosystem in which they occur. This is an ideal system for genetic resource conservation. This type includes a system of protected areas of different categories, managed with different objectives to bring benefit to the society. National parks, sanctuaries, reserves, natural monuments, cultural landscapes, and biosphere reserves, etc., belong to this type of conservation. In situ conservation, therefore, is not practicable for domesticates. जो मुख्य ध्येय है इन सिटू कंजर्वेशन का वो यह है कि सबसे पहले एक इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि इन सिटू कंजर्वेशन में प्राथमिकता हमेशा जो वाइल्ड स्पीसीज़ है उनको दी जाती है। डोमेस्टिक स्पीसीज़ को कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन नहीं कहलाता है, क्योंकि डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ जो जिनको कि ह्यूमंस जो मानव अपने घर पालते हैं, करते हैं, या जैसे वो क्रॉप प्लांट्स हो गई या वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, उनका कंजर्वेशन प्राय कभी भी इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं किया जाता है। तो जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं उन्हीं का कंजर्वेशन करते हैं, और चूँकि जब उनको कंजर्व करेंगे तो उनका जेनेटिक रिसोर्स को भी हम कंजर्व कर रहे हैं, और उनके बिल्कुल नैसर्गिक प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है। संरक्षण का माध्यम इस प्रकार से है कि हम उसी वहाँ पर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। पहली चीज़, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करेंगे। और चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मुख्य कारण है, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा पोचिंग, शिकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे वनों का कटाव है, वन वहाँ पर वन क्षेत्रों में निर्माण कार्य होना, रोड्स बनना, रेलवे बनना, बिल्डिंग्स बनना, एग्रीकल्चरल लैंड बनना। तो अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस होगी तो वनों का कटाव होगा, वनों को हम नुकसान पहुंचाएंगे, और वो जब वनों का नुकसान है तो वो हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस मतलब वहाँ की स्पीसीज के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो हम इन सब प्रैक्टिसेस को बंद करेंगे। तो इन सिटू कंजर्वेशन में हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कम से कम करते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है, वहाँ किसी प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम अलाउड नहीं करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार के हम शिकार को, पोचिंग को हम अलाउड नहीं करेंगे। तो जब हम इन चीज़ों पर रोक लगा देंगे तो हम वहाँ के वनों को संरक्षित कर पाएंगे, वहाँ की वेजिटेशन को संरक्षित कर पाएंगे। जब वेजिटेशन मुख्यतः चूँकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वहाँ के ऑब्वियसली जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और वही आधार है वहाँ की एनर्जी का, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो हम दूसरी प्रजातियों के संरक्षण के बारे में भी सोच सकते हैं। क्या क्या इसके लाभ हैं इन सिटू कंजर्वेशन के? तो द स्पीसीज विल हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट इट इज़ एडेप्टेड टू। सबसे बड़ा लाभ ये है कि चूँकि प्रजाति जिस आवास में रह रही है वो बरसों कई वर्षों से, कई सैकड़ों हजारों वर्षों से वह या उनके पूर्वज उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र के वातावरण से वो अनुकूलित है, उस वातावरण में वो अडेप्टेड है। तो ये सबसे बड़ा उनका फ़ायदा है। अगर उन्हीं स्पीसीज़ को
किसी दूसरी जगह पर दूसरे वातावरण में ले जाया जाएगा तो शायद उनके ग्रोथ पर, उनकी फ्यूचर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे एनवायरनमेंट में अडेप्टेड नहीं है। तो अडेप्टेशन इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द स्पीसीज जिनको हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करते हैं। द स्पीसीज विल कंटिन्यू टू इवॉल्व इन देयर एनवायरनमेंट, और चूँकि व्हेन इट इज़ अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट देन इट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जिस तरीके से वो इवॉल्व हो रही थी उसी उसी डायरेक्शन में वो इवॉल्व होंगे, विकसित होंगे। द स्पीसीज हैव मोर स्पेस, चूँकि इन सिटू कंजर्वेशन नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है, बड़ा एरिया होता है, तो उनकी होम रेंज डिस्टर्ब नहीं होती है। So they can maintain their territorial concept, they can maintain their territory, they can maintain their home range, so they have more space to live in. Bigger breeding populations can be kept, क्योंकि हम उनकी जब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बड़ी पॉपुलेशन, ब्रीडिंग पॉपुलेशंस को भी वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लिया कि कोई नेशनल पार्क है, हो सकता है उस नेशनल पार्क का दायरा 700-800 स्क्वायर किलोमीटर हो, तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है। उस इतने बड़े एरिया के अंदर पूरी पॉपुलेशन रह सकती है। इट इज़ चीपर टू कीप एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसमें कोई ज़्यादा आर्थिक भार भी नहीं पड़ता उन प्रजातियों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखने के लिए। वो आपको उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, आपको और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इन सिटू कंजर्वेशन के अपने बहुत अधिक लाभ हैं। नाउ जो इन सिटू कंजर्वेशन है, उसके लिए अगर हम कोई नोडल एजेंसी की बात करते हैं, हम भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जिसको हम कहते हैं MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इज द नोडल एजेंसी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग, promotion, coordination, and overseeing the implementation of the environmental and forestry programs. The MOF is also the focal point of implementation of the Convention on the Biological Diversity. तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय MOEF, वह ही एक नोडल एजेंसी है जो हर प्रकार की प्लानिंग्स हैं, प्रमोशंस हैं, या जो भी संरक्षण कार्यक्रम है, जैव विविधता के संरक्षण कार्यक्रम है, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में देखती है और इनसे रिलेटेड नियम और संरक्षण की प्लान्स बनाती है। A number of institutions affiliated with the ministry are involved in the work related to the various aspects of biological diversity. Survey of the floral and faunal resources are carried out by the Botanical Survey of India, BSI, established in 1890, and the Zoological Survey ZSI of animal species have been recorded by BSI and ZSI. The survey organizations have published over the year documents on flora and fauna at country, state, and sub cases, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड फॉर सेलेक्टेड इकोसिस्टम्स। तो इस मंत्रालय से काफ़ी संगठन भी एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो दो बड़ी संस्था हैं भारत के अंदर, BSI और ZSI। BSI को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ZSI को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य ये है कि जो भारत में पाई जाने वाली जो वाइल्ड प्रजातियां हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके बारे में स्टडी करना, उनके वर्क को पब्लिश करना, उस रिकॉर्ड को पब्लिश करना, इसके अलावा ये सर्वेज जो होते हैं वो रेड डाटा बुक से मेंटेन करते हैं। रेड डाटा बुक वैसे पब्लिश होती है IUCN द्वारा, जो एंडेंजर्ड प्रजातियां उनके लिए। The voucher specimens are preserved in Central National Herbarium of BSI and National Zoological Collection. तो CNH NZC भी जो ऐसी प्रजातियां जो भारत के अंदर जो खतरे पर हैं या थ्रेटन स्पीसीज है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और फिर सरकार जो है, मंत्रालय जो है, वो इस तरह की प्लानिंग करता है कि किस तरीके से हम इन्हें संरक्षित कर सकें।
एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिस्पॉन्सिंग इन सिटू कंजर्वेशन। तो अभी जो वर्तमान में जो पॉलिसी है इन सिटू कंजर्वेशन की जो की है उसमें कुल मिलाकर के नेशनल पार्क, सेंचुरी और वाइल्ड रिजर्व्स हैं जो भारत में अभी तक लगभग 85 नेशनल पार्क, लगभग 350 सेंचुरीज और 18 के आसपास वाइल्ड रिजर्व्स हैं जो भारत के भूभाग का कुल 4.2% एरिया है। दिस नंबर और यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर कंजर्वेशन मुख्य इनका ऑब्जेक्टिव है। द नंबर हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ओवर द last 25 years. Areas have significant biodiversity values are declared national parks for centuries under the Wildlife Protection Act 1972. It was amended in 1991. Before this act, national park sanctuaries were being set up under various state or specific areas. वाइल्ड एक्ट में जो नेशनल पार्क हैं उनको हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का दर्जा दिया गया है तो किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को वहाँ परमिट नहीं किया जाता है। और द एक्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है कि नो पर्सन शैल डिस्ट्रॉय, एक्सप्लॉइट और रिमूव एनी वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अ नेशनल पार्क और डिस्ट्रॉय और डैमेज द हैबिटेट ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल और deprive any wild animal of its habitat within such national park, except under and in accordance with the permit granted by the Chief Wildlife Warden, and no such permit shall be granted unless the state government being satisfied that such destruction, exploitation, or removal of wildlife from the national park is necessary for the improvement and better management of wildlife herein authorizes the issue of such permit. Section 35(6) of the act. Also, no private land holding or right is allowed within the national park. नेशनल पार्क में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की जाती है। जिस स्टेट में भी नेशनल पार्क होता है उस स्टेट का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो उसका एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है अनटिल और जो कि वहाँ के वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट या वाइल्ड एनिमल्स को अफेक्ट करता हो। तो इसलिए काफ़ी सख्त नियम नेशनल पार्क्स में अपनाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड द डिफरेंट नेशनल पार्क्स प्रेजेंट across the country. You can see 3 national parks, that is Desert National Park, Sariska, Ranthambore in Rajasthan. This slide showing the Ranthambore National Park, and the main focus of Ranthambore National Park is Tiger. The Project Tiger was actually initiated by the government of India, and the tiger is a flagship species. और उसके साथ साथ पूरा बड़ा एरिया भी वहाँ पर और जो दूसरी वाइल्ड स्पीसीज़ है उस फ्लैगशिप स्पीसीज़ के साथ साथ उसको कंजर्व किया जाता है। Sanctuaries are accorded a lesser level of protection, and grazing and some community or individual rights can be permitted. Under the Wildlife Act, national parks are fully protected from all human disturbance and consequently correspond to the revised category of IUCN categorization system for protected areas. Sanctuary, grazing and various other rights can be permitted corresponds to IUCN category 4 Habitat and Wildlife Management Act. जो सेंचुरीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं जितना कि नेशनल पार्क्स के लिए बनाया गया है। नेशनल पार्क्स में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे वो ग्रेजिंग हो, एग्रीकल्चर हो या कलेक्शन ऑफ फॉडर और फूड हो, वो भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं अलाउ किया जाता, जबकि सेंचुरीज में कुछ लेवल तक अलाउड है।
कि वहाँ ग्रेजिंग एक्टिविटीज़, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब रिसोर्सेज लाइक वुड, फॉडर, ये अलाउड होता है इसके। और नेशनल पार्क में हर तरह का कंजर्वेशन होता है वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ, क्योंकि किसी प्रकार की एक्टिविटी अलाउड नहीं है तो वाइल्ड प्लांट्स का कंजर्वेशन भी आराम से होता है। क्योंकि ग्रेजिंग एक्टिविटी और फॉरेस्ट और दूसरी चीज़ें अलाउड है, तो यहाँ पर सेंचुरीज में मेन फोकस रहता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लगभग 450 से अधिक यहाँ पर सेंचुरीज अवेलेबल है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो तीसरे बड़े प्रोटेक्शन इन सिटू प्रोटेक्शंस जो स्ट्रेटजी है, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर स्पेशल एनवायरनमेंट्स फॉर बोथ पीपल एंड देयर एंड द नेचर एंड आर लिविंग examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's needs. The UNESCO has introduced the designation Biosphere Reserve for natural areas to minimize conflict between the development and conservation. Globally, there are 621 biosphere reserves representing from 117 countries, including in the network so far. ये एक यूनेस्को के द्वारा चलाया गया एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर देन 621 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन बींग्स और नेचर को कैसे साथ में कोएग्जिस्ट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट है। क्या क्राइटेरिया है किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। A site that must contain an effectively protected and minimally disturbed core area of value of nature conservation। तो कोर एरिया जो होना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व में भी 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं, बफर जोन, कोर जोन, और इस तरीके से। तो कोर एरिया जो होना चाहिए वहाँ पे, वो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो कोर एरिया शुड बी टिपिकली ऑफ बायोजोग्राफिकल यूनिट and large enough to sustain viable population representing all tropic levels in the ecosystem। कोर एरिया के अंदर वायबल पॉपुलेशन होनी चाहिए और हर ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करती हो। द मैनेजमेंट अथॉरिटी टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट कॉपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू ब्रिंग वैरायटी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लिंक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल, ट्राइबल और रूरल मोड ऑफ लिविंग फॉर हारमोनी एंड यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट। इवन उस एरिया के अंदर जो वहाँ की ट्रेडिशनल ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो भी उसका पार्ट होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। देयर आर 3 जोन्स बायोस्फीयर रिजर्व में: कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन बहुत ही ऐसा जोन होगा जहाँ पर लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली कंजर्वेशन पर फोकस किया जाता है। बफर जोन में कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती है, चाहे वो लिमिटेड रिक्रिएशन हो, टूरिज्म हो, ग्रेजिंग हो, रिसर्च, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ हद तक यहाँ पर बफर जोन में अलाउ की जाती है। ट्रांजिशन जोन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक यूज़ से रिलेटेड हो, क्रॉपलैंड्स हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो, फॉरेस्ट्रीज़ है, वहाँ की जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो ट्रांजिशन जोन में अलाउ की जाती है। ये स्लाइड बताती है कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन के बारे में। कोर जोन में इट इज़ द जोन ओनली फॉर मॉनिटरिंग, जबकि बफर जोन में रिसर्च, एजुकेशन, टूरिज्म, रिक्रिएशन, एवरीथिंग इज़ अलाउड। ट्रांजिशन जो एरिया जो है वो सेटलमेंट है, वहाँ का जो नेचुरल एरिया, वहाँ पे नेचर और जो ह्यूमंस हैं उनका क्या रिलेशन है या किस तरीके से वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसका बेहतरीन एग्जांपल इसमें देखा जा सकता है। और इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सब चीज़ें अलाउड होती है। तो ये एक तरह की लिस्ट दी गई है जिसमें 18 डिफरेंट प्रकार के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में बताया गया है,
और क्या क्या वहाँ पर मेन फौना है और किस टाइप की वहाँ की वेजिटेशंस हैं, कौन कौन से स्टेट्स में हैं, उनके बारे में दिखाया गया है। ये स्लाइड शो कर रही है द लोकेशन ऑफ डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इस तरीके से एक्स टू कंजर्वेशन, it is the offsite conservation. It is the process of protecting an endangered species or of plant or animal by removing it from an unsafe or threatened habitat and placing it or part of it under the care of humans. While ex situ conservation is comprised of some of the oldest and best known crab conservation method known to man, it also involves newer, sometimes controversial laboratory methods. जब किसी प्लांट को या एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो पा रहा हो, तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड हो या उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया हो और उसे इमीडिएट कंजर्वेशन चाहिए, तो उस समय प्रेफर किया जाता है एक्स टू कंजर्वेशन। और जैसे मान लिया कोई खास करके कोई एक्स टू कंजर्वेशन में मेनली प्लांट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी जाती है, जो बहुत एनडेंजर्ड प्लांट्स हैं, तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से या और किसी स्ट्रेटजी के माध्यम से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से उनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में उनको ग्रो कराया जाता है। तो वो भी एक तरह का जो है कंजर्वेशन है, जिसे हम एक्स टू कंजर्वेशन कहते हैं। Mostly zoological gardens and botanical gardens, they are also very good examples of ex situ conservation. They are the most conventional method of ex situ conservation, all of which household protected specimens for breeding, reintroduction into the wild when necessary and possible. These facilities provide not only housing and care of specimens of endangered species but also have an educational value. They inform the public of the threatened status of endangered species and those factors which cause the threat, with the hope of creating public interest in stopping and reversing those factors which jeopardize a species survival in the first place. तो जोलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स में स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके लिए उनको ब्रीडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे वो मल्टीप्लाई कर सकें, और जब वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एडप्ट हो, वो लगता है कि हाँ नाउ दे आर फिट, तो उनको हम वापस रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके वाइल्ड एनवायरनमेंट में। साथ साथ एजुकेशन रिसर्च भी की जा सकती है, उनकी ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा सकता है और अवेयर भी कराया जाता है पब्लिक को रिगार्डिंग देयर एग्जिस्टेंस। इस तरह से सीड बैंक्स भी खास करके प्लांट्स के केस में सीड बैंक्स आर आल्सो वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ क्रैप प्रिजर्वेशन, कि यहाँ पर endangered plants may also be preserved in part through seed banks or germplasm bank. The term seed bank sometimes refers to a cryogenic laboratory facilities. सीड बैंक में कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर बहुत ही कम टेम्परेचर पर किसी भी खास करके कई सारे जो सीड्स हैं उनको हम लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें -196 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग अ क्रायो प्रिजर्वेंट DMSO. So cryopreservation is actually the preservation of biological tissues in sub-zero temperature, typically -190 degrees centigrade. At this temperature, all biological activities of cell and tissues is effectively stopped or ceased. इस टेम्परेचर पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है और वो लंबे समय तक हम उसको एज इट इज़ कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। Cryogenic storage at a very low temperature is presumed to provide an indefinite और इफ़ नॉट नियर इन्फिनाइट लॉन्गिविटी टू सेल, तो सेल्स लंबे समय तक एज इट इज़ कंडीशन में रह सकती है। तो खास करके एम्ब्रियोज, oocytes, spermatozoa, ovarian टिश्यूज कैन बी क्रायो प्रिजर्व। सो और फिर इन विट्रो स्टोरेज, जो लेबोरेटरी के अंदर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कई सारे ये प्लांटलेट्स हैं ग्रो कराए गए हैं, जो कि टिश्यू कल्चर भी एक तरह का माध्यम है इन विट्रो, या अपन कह सकते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टू कंजर्व
the endangered species. Thank you.